हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस बायोलॉजी का। अब हम लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है लाइफ प्रोसेसेस। दूसरी चीज आपको ये पढ़नी है कि हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कोई चीज लिविंग है कि नॉन लिविंग है। इसके साथ साथ में आपको लाइफ प्रोसेसेस अलग अलग पढ़ने हैं। जैसे आपको न्यूट्रिशन पढ़ना है, न्यूट्रिशन के बाद आपको रिस्पायरेशन पढ़ना है, रिस्पायरेशन के बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद आपको स्क्रीशन पढ़ना है। इसके साथ साथ में इसके बाद आपको बायो में क्या पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। तो ये सारी चीजें क्या है, लाइफ प्रोसेसेस हैं। और लाइफ प्रोसेसेस हमको पढ़ना किसमें है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ना है ना। लेकिन सबसे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है। क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए डिसाइड करने का कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग। अब आप कहोगे कि सर हम तो ऐसे ही बता सकते हैं देख के। कैसे? आप कहोगे कि भैया ह्यूमन बींग्स है, ये चल फिर रहे हैं तो लिविंग हो गए, बिल्ली है वो चल फिर रही है वो भी लिविंग हो गई। समझ बात आई। इसके साथ साथ में कुछ कट चिविंग एनिमल है। कट चिविंग एनिमल क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझो। कट चिविंग क्या होते हैं, है ना। कट चिविंग एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जैसे गाय हो गए, है ना, बफेलो हो गई। वो करते क्या, वो खाना खाते हैं। उनका स्टोमक जो पेट होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। जो कट चिविंग एनिमल होते हैं जैसे गाय वगैरह, इनका जो स्टोमक होता है ना, पेट, वो कितने चैम्बर में डिवाइड होता है, 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। और इनका पेट जो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, इसका होने का बेनिफिट क्या होता है कि जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। इसके बाद खाने को ये फिर से एक बार मुंह में लाके उसको फिर से चबाते हैं, जिससे कि आपको पता है कि जो प्लांट होता है, प्लांट में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है ना। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में ताकि आसानी हो, ठीक है। तो कट चिविंग एनिमल हो गए, वो अपना मुंह चलाते हैं, तो हम बता सकते हैं कि वो वहां पे क्या हो गए, लिविंग हो गए। इसी तरह जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में हम लोग क्या देखते हैं, आप कहोगे प्लांट ग्रीन होता है, प्लांट छोटा होता है, बड़ा हो जाता है। तो इस बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि प्लांट में भी क्या है, जान है, यानी कि प्लांट भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जो एक्चुअल क्राइटेरिया है, यानी कि जो हम पढ़ेंगे बुक में कि हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं लिविंग की, कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग, इसके बारे में अब हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो क्या क्राइटेरिया है डिसाइड करने का कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है। तो लाइफ प्रोसेसेस में हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस को तो पढ़ेंगे, लेकिन लाइफ प्रोसेसेस हमको किसमें पढ़ना है, तो लाइफ प्रोसेसेस हमको पढ़ना है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, व्हाट क्राइटेरिया we decide whether something is alive, ठीक है, whether something is alive। ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिससे ये डिसाइड होगा कि कोई लिविंग है या फिर कोई नॉन लिविंग। तो हमारे पास यहां पे हम लोग किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कोई चीज लिविंग है कि नॉन लिविंग, तो ये डिसाइड होता है बच्चे लोग किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ठीक है। हम लोग किस बेसिस पे या किस क्राइटेरिया के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नॉन लिविंग, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अब ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर हम यहां पे ऐसे चल फिर रहे हैं तो चलना फिरना क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, जो कि आप देख सकते हो। और एक मूवमेंट हमारे शरीर के अंदर हो रहा है, यानी कि हमारी जो आर्टरीज वेन्स है इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। तो वो किस लेवल का मूवमेंट हो गया, मॉलिक्यूलर लेवल का मूवमेंट हो गया, यानी कि वो नॉन विजिबल मूवमेंट हो गया, है ना। जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है कैसा होता है, नॉन विजिबल मूवमेंट, है ना। तो मूवमेंट भी यहां आपको 2 तरीके के पढ़ना है, एक विजिबल मूवमेंट पढ़ना है, एक नॉन विजिबल मूवमेंट पढ़ना है। विजिबल मूवमेंट क्या होता है, जिस बेसिस पे तो हम आसानी से बता सकते हैं कोई लिविंग है कि नॉन लिविंग। लेकिन जो नॉन विजिबल मूवमेंट होता है उसमें क्या होता है, उसमें मॉलिक्यूल मूव करते हैं, लेकिन किस लेवल पे मूव करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मूव करते हैं। जैसे मान लो कोई फंजाई है, अब फंजाई ऐसे पड़ा हुआ है, फंजाई आप लोग जानते हो ना, कुकुर कुत्ता जिसको कहते हैं, है ना। ये मान लो फंजाई है, अब ये फंजाई ऐसे पड़ा हुआ है। अब आप फंजाई को देखोगे भैया ना, ये ग्रीन कलर का भी नहीं है, फंजाई हल्का सा ब्लैक और व्हाइट में होता है। अब आप कह दो फंजाई लिविंग ही नहीं है, समझ बात आई। लेकिन फंजाई लिविंग है, क्योंकि जब हम इसके मॉलिक्यूल के लेवल पे जाके देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसके बॉडी में जो न्यूट्रिशन है वो सप्लाई हो रहा है, समझ बात आई। तो हम लोगों का जो क्राइटेरिया है डिसाइड करने का कि कोई चीज लिविंग है या फिर कोई चीज नॉन लिविंग है, तो हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कोई चीज लिविंग है कि नॉन लिविंग, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई चीज लिविंग है या फिर कोई चीज नॉन लिविंग है।
अब इसके बाद हमको जो अगली चीज पढ़नी वो ये पढ़नी है कि मूवमेंट कितने तरह के होते हैं। तो मूवमेंट हमको दो तरीके के देखने के लिए मिलते हैं। एक ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होता है, ठीक है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ठीक है, और जो दूसरा मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, नॉन ग्रोथ रिलेटेड, नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ठीक है, MOVEMENT, नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। तो बच्चा मूवमेंट हमको दो जगह पढ़ना है, सबसे पहला ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट और दूसरा मूवमेंट पढ़ना है नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। अब डिफरेंस क्या होता है ग्रोथ रिलेटेड और नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट में, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होता है ना, वो हमको बेसिकली किस में देखने के लिए मिलता है, ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हमको प्लांट में देखने के लिए मिलता है। और ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट का मतलब क्या हो गया ये समझो। जैसे मान लो कि आपने एक सीड बोया, ये जमीन है, यहां पे आपने जमीन के नीचे एक सीड बोया, ठीक है। इस सीड के अंदर क्या है, इस सीड के अंदर है एम्ब्रियो, है ना, जो कि आगे चल के क्या बनेगा, प्लांट बनेगा। तो प्लांट अभी कहां पे दबा हुआ है, एक्चुअली प्लांट अभी एक्चुअली दबा हुआ है जमीन के नीचे। लेकिन प्लांट जब ये सीड ग्रो करेगा तो प्लांट कहां आ जाएगा, जमीन के ऊपर। और प्लांट यहां जमीन के ऊपर आ गया, यानी कि प्लांट नीचे से ऊपर मूव कर गया। ध्यान से समझना, प्लांट नीचे से ऊपर यहां मूव कर गया। तो यहां पे मूवमेंट तो हुई प्लांट की नीचे से ऊपर, लेकिन किस वजह से हुई, ग्रोथ की वजह से हुई, क्योंकि यहां पे प्लांट नीचे से ऊपर आ गया, यानी प्लांट ग्रो कर गया। तो ये मूवमेंट कैसी हो गई, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हो गई। पहली चीज समझ में आई। तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हमको कहां पे देखने के लिए मिलती है, सबसे पहले प्लांट में देखने के लिए मिलती है। और प्लांट का अगर हम यहां एग्जाम्पल लिखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग, यानी कि यहां पे जो सीडलिंग था, सीडलिंग का किसमें बदल जाना, प्लांट में बदल जाना, है ना, सीडलिंग का प्लांट में बदल जाना, ये क्या कहलाता है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो वो भी हमको प्लांट से दिखेगा। वो क्या एग्जांपल, ये समझो, आपको यहाँ पे एक पॉटेड प्लांट लेना है। पॉटेड प्लांट क्या होता है कि ऐसा प्लांट जो कि ऐसे गमले में लगा हो, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको इस गमले को ऐसे टेढ़ा कर देना है ना, इस गमले को आपको क्या करना है, इस तरह से तिरछा कर देना है। तिरछा करने का मतलब, ये मान लो आपने गमला गिरा दिया, ये इस तरह से कर दिया, ठीक है। और इसके बाद आपको करना क्या है, अगली चीज ये समझो, आपको यहां पे क्या करना है, आपको यहां पे इस तरह से पानी भर देना है, ठीक है, आपको यहां पे पानी भर देना है। तो आप ये देखोगे कि जो रूट है इसकी, वो रूट किधर मूव करने लगेगी, रूट को तो ऐसे नीचे जाना चाहिए, लेकिन वो रूट किधर घूम जाएगी, वो रूट घूम जाएगी बच्चा पानी की तरफ, है ना। और जब रूट पानी की तरफ घूम गई तो रूट पानी की तरफ मूव करने लगी, लेकिन रूट चल के नहीं जाएगी। रूट की जो अब ग्रोथ होगी वो किधर होगी, पानी की तरफ होगी। तो यहां पे हम लोगों ने ये देखा कि ये भी जो ग्रोथ है रूट की पानी की तरफ, इसको हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। इसको हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। इसके लिए एक टर्म यूज होता है हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है, हाइड्रोट्रोपिज्म। ये जो टर्म यूज होता है किसके लिए यूज होता है, कि जो रूट किधर चली जाती है, रूट चली जाती है पानी की तरफ, ठीक है ना। तो ये भी कैसी मूवमेंट हो गई, ये भी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हो गई। तो दूसरा एग्जांपल ये हो गया ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट का, हाइड्रोट्रोपिज्म। और भी कई एग्जांपल है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट के। जैसे इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं, अगर हम पॉटेड प्लांट को ऐसे उल्टा करके रख देते हैं, जैसे ये पॉटेड प्लांट है, अगर आपने इसको उल्टा करके रख दिया, यानी कि जो इसकी रूट्स है वो इस साइड है, स्टेम उसकी इस साइड है, तो रूट इसकी किधर आएगी, रूट इसकी ग्रो करेगी ग्रेविटी की तरफ। इसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म, ठीक है। जियोट्रोपिज्म क्या होता है, रूट ग्रोस टूवर्ड्स ग्रेविटी, ठीक है। यहां पे जो जड़ किधर जा रही है, जड़ ग्रेविटी की तरफ जा रही है, और स्टेम कहां जाएगी, स्टेम अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। स्टेम कहां जाएगी, अवे फ्रॉम ग्रेविटी, ठीक है। स्टेम कहां जाएगी, अवे फ्रॉम ग्रेविटी। तो यहां पे जियोट्रोपिज्म ये कैसा हो गया, ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म हो गया, और ये कैसा जियोट्रोपिज्म हो गया, निगेटिव जियोट्रोपिज्म हो गया। तो यहां पे हमने क्या देखा, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट में हमने क्या देखा कि ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हमको किस में दिखता है, प्लांट में दिखता है। एक तो किस फॉर्म में दिखता है, सीडलिंग, यानी कि जो छोटा सा प्लांट होता है वो बड़ा हो जाता है, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, जो रूट्स का मूवमेंट था, ठीक है। रूट क्या होता है, जियोट्रोपिज्म शो करता है, जो ग्रेविटी की तरफ जाता है। और एक हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया, यानी कि जो प्लांट था, प्लांट का मूवमेंट किसकी तरफ,
पानी की तरफ। तो ये कुछ आपके एग्जांपल हो गए ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट के। अगला एग्जांपल हम देखते हैं नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट का, इसका भी एग्जांपल देखते हैं। नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हमको बेसिकली यहाँ पे ह्यूमंस में दिखती है, ठीक है, इंसान में दिखती है। हमारे साथ तो ऐसा होता नहीं कि अगर ये हमारे पास पानी का ग्लास है, ठीक है, ये हमारे पास पानी ग्लास है या पानी ला लेते हैं, पानी की कमी थोड़ा है हमारे पास, है ना, जैसे मान लो ये पानी है। अब हमने क्या किया यहाँ पे कि अब हमको यहाँ पे पानी पीना है, ठीक है, जैसे मान लो हमको पानी पीना, पी लेते हैं पानी। अब हमको पानी पीना है, तो ऐसा नहीं होगा हमारा मुंह बड़ा हो जाएगा, है ना, हमारा मुंह बड़ा नहीं होगा अगर हमको पानी पीना है, या हम पानी की तरफ ऐसे नहीं हो जाएंगे कि पता चला हमारा मुंह लंबा हो गया। समझ बात है? तो ये हमारी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं हुई। या फिर मान लो पानी हमसे यहां दूर रखा हुआ है और हम पानी तक चल के चले गए, तो ऐसा थोड़ा होगा कि हम बुढ़ा जाएंगे वहां तक जाते जाते। समझ बात आई? तो क्या हम लोगों में ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होती है? नहीं होती। तो हम लोगों में कैसे मूवमेंट हो गई? नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हो गई। बात समझ में आ रही है? इसका एक और एग्जांपल बताते। साउथ में तुम देखते हो छोटा सा लड़का रहता है, दौड़ता 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 बड़ा हो जाता है, वो फर्जी है। समझ बात आई? साउथ का लड़का दौड़ता दौड़ता बड़ा हो गया तो कह दो सर ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हो गई। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट उसमें नहीं होती, ठीक है। तो जो ह्यूमंस होती है, ह्यूमंस में ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं होती। अब आप कहोगे सर प्लांट में होती कि नहीं होती ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट? तो प्लांट में भी दोनों ग्रोथ होती है ना। एक प्लांट में ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट भी होती है और दूसरा प्लांट में नॉन ग्रोथ रिलेटेड भी मूवमेंट भी होती है। अब प्लांट में नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट कैसे होती है ये बताते हैं। आपने सुना होगा टच मी नॉट प्लांट, जिसको बोलते हैं मिमोसा प्यूडिका, ठीक है, जो टच मी नॉट प्लांट होता है, छुई मुई का पेड़। अब तुम छुई मुई का पेड़ मतलब छू लोगे तो वो क्या होगा? श्रिंक कर जाएगा पानी के मूवमेंट की वजह से। जैसे मान लो इसको थोड़ा सा इस तरह समझो, मान लो कि ये छुई मुई का पेड़ है, ठीक है, मिमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट प्लांट। अब तुमने इसको क्या किया, यहां पे तुमने इसको टच कर लिया, ये श्रिंक कर गया पीछे। श्रिंक करने का मतलब ये पीछे सिकुड़ गया, और इसके सिकुड़ने से क्या हुआ कि ये क्या हुआ, ये मूव कर गया। लेकिन क्या यहां ग्रोथ रिलेटेड है? ये ग्रोथ रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि जो नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हमको दो जगह दिखी, पहली ह्यूमंस में दिखी और दूसरा टच मी नॉट प्लांट मिमोसा प्यूडिका में दिख गई। समझ बात आई? अभी तक हमने कितनी बात की? अभी तक हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। ध्यान से समझना, रिवीजन करते आना, दिमाग में घुसाते आना। अभी तक हमने क्या पढ़ा? लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस अभी हमने नहीं पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा लाइफ प्रोसेस हमको पढ़ना किस में है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे डिसाइड करोगे कि कोई लिविंग है कि नॉन लिविंग? तो ये हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट कैसा होता है? नॉन विजिबल मूवमेंट होता है। समझ बात आई? क्योंकि विजिबल मूवमेंट के बेसिस पे हम 100% नहीं डिसाइड कर सकते हैं। अगली चीज हमने क्या देखा कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है दो तरह की होती है, ग्रोथ रिलेटेड एंड नॉन ग्रोथ रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होती है वो किसमें देखने के लिए मिलती है? प्लांट में। जैसे छोटा सा बीज आपने डाला, वो उग गया, तो कैसी मूवमेंट है? ग्रोथ रिलेटेड। दूसरी नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट किसमें दिखती है? ह्यूमंस में, एक टच मी नॉट प्लांट मिमोसा प्यूडिका में। इंसानों में नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हमको कैसे दिखती है? तो इंसानों में जो हमको नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट इस वजह से दिखती है, जैसे ह्यूमंस, अब हम क्या हुआ कि हमारी जो ग्रोथ हो रही है ना, वो मूवमेंट की वजह से नहीं हो रही। समझ बात आई ना? इस वजह से हमारी ग्रोथ मूवमेंट की वजह से नहीं हो रही, तो इस वजह से हमारी मूवमेंट कैसे हुई? नॉन ग्रोथ रिलेटेड। और यहां एक और एग्जांपल है टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट मिमोसा प्यूडिका, उसकी भी जो मूवमेंट होती है नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होती है। यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे अब हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा जानते हैं। अब आप ये समझ लो कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आप सोच नहीं सकते हो। आपने यहां पे एक चीज का नाम सुना होगा, एक चीज का मतलब एक ऑर्गेनिज्म का नाम सुना होगा। उसको आप ऑर्गेनिज्म भी नहीं कह सकते, वो कंप्लीट सेल भी नहीं है। उसका आपने नाम सुना होगा जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं वायरस, है ना। तो वायरस क्या है? इट इज द एक्सेप्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। वायरस मॉलिक्यूलर मूवमेंट का एक्सेप्शन है, क्योंकि जब तक वायरस शरीर के बाहर रहता है तब तक वायरस क्या रहता है? नॉन लिविंग। एक बार शरीर के अंदर आ गया तब वायरस क्या हो गया? लिविंग। तो वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये बात दिमाग में रखना। और वायरस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं शो करता बॉडी के बाहर। तो एक्सेप्शन क्या है मॉलिक्यूलर मूवमेंट का? वायरस। तो वायरस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ठीक है। तो वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। वायरस एक्सेप्शन है मॉलिक्यूलर मूवमेंट का, बिकॉज
outside the body, it is non-living, and not show any movement। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे क्या है, जो वायरस है, वायरस एक्सेप्शन है मॉलिक्यूलर मूवमेंट का, क्योंकि शरीर के बाहर उसमें मतलब वो नॉन लिविंग होता है। ठीक है, लेकिन जब एक बार शरीर के अंदर आ जाता है तब वो लिविंग होता है। तो जब शरीर के बाहर नॉन लिविंग है तो वायरस क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। समझ बात आई कि नहीं आई? वायरस के बारे में एक चीज और कहते हैं, इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, BW का मतलब बिटवीन, ठीक है, इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, वायरस के बारे में एक चीज और है, वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये कनेक्टिंग लिंक होता है लिविंग के बीच का और नॉन लिविंग के बीच का। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो, इसके बाद हम लोग आगे की चीजें पढ़ते हैं। समझ बात आई? तो हो गया होगा ये। अगली चीज अब हम लोग पढ़ते हैं, यहां तक आपको सब चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है। अच्छा, आप लोग ये बताओ कि आप लोग दिन भर इतना सब काम करते हो, खाते पीते हो, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हो, है ना, मार पिटाई करते हो, दोस्ती भी करते हो, आपस में घूमने फिरने भी जाते हो, ये सब काम आप करते हो, हॉकी खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, ये सब करते हुए आपके शरीर में कुछ ना कुछ टूटता है। समझ बात आई? जैसे मान लो कि हमारे यहाँ एक तो दोस्त है, ये हमारे रामू काका है। ठीक है, ये रामू काका है। अब रामू काका बैडमिंटन सब बड़ा पसंद है। अब रामू काका में क्या हुआ, बैडमिंटन को खेला थे तो इनके शरीर में कुछ ना कुछ टूटता रहता है। और इनकी शरीर किससे बनी है, बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल से इनकी शरीर बनी है। तो जब इनकी शरीर टूटेगी तो इनके शरीर को मॉलिक्यूलों तो चाहिए ना, जिससे कि ये जिंदा रह सके। मान लो घर में अगर कहीं से कोई चीज टूट के निकल गई बाहर, तो घर से क्या बाहर निकला, ईंटा, तो ईंटा ले जाके वहां फिट करोगे ना। तो इसी तरह जो है, जो हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर में जो हमारा शरीर किससे बना है, बायोमोलिक्यूल से बना है। समझ बात आई? और ये जो बायोमोलिक्यूल है, हमको लगातार इसकी जरूरत पड़ती है, जिससे कि जो हमारे शरीर में डैमेज हो रहा है हम उसको रिपेयर कर सके। और यहीं पे काम किसका आता है, लाइफ प्रोसेसेस का। तो लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है, लाइफ processes is maintenance process in living organism, maintenance process in living organism। समझो बबुआ लोग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस इज द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी टूटा फूटा सब ले आके जोड़ दो। तो लाइफ प्रोसेस बेसिकली है क्या, मेंटेनेंस प्रोसेस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये बेसिकली किसका काम करता है, रिपेयर का काम करता है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन अब आप लोग ये बताओ, गाड़ी सर्विस करवाने जाते हो तो पैसा देते तो हो गई, है ना, कोई तुम्हारी गाड़ी ऐसे थोड़ा सर्विस कर देगा। तो गाड़ी सर्विस करवाने के लिए तुमको एनर्जी खर्चा करनी पड़ती है, यानी पैसा खर्चा करना पड़ता है। तुम गाड़ी चलाते हो, गाना बहुत वायरल है बुलेट पर जीजा, जब जीजा की बुलेट चलेगी तो उसमें पेट्रोलो तो चाहिए, है ना, कि ऐसे चल जाए, नहीं ऐसे नहीं चलेगी, उसके लिए पेट्रोल चाहिए। गाड़ी चला रहे उसके लिए क्या चाहिए, डीजल चाहिए। कार चला रहे उसके लिए डीजल चाहिए। और रास्ते में चलाते चलाते गाड़ी रुक गई तो फिर से डीजल पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। और सोचो यही चीज शरीर के साथ हो जाए कि आराम से बढ़िया चल लो फिर रहे हो, शरीर रुक गया एकदम, एनर्जी खत्म, शरीर खत्म, शरीर रुक गई। अब फिर से तुम उसको शरीर चार्ज करो, शरीर फिर से चलने लगी। शरीर में ऐसा नहीं होता बाबू, है ना। शरीर अगर एक बार रुक गई तो भाई साहब काम खत्म, टाइम फेस। फिर तुम और कितनों एनर्जी डालते रहो, कुछ नहीं होगा। तो शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमको लगातार एनर्जी मिलती रहे, और हमारे शरीर को भी एनर्जी चाहिए। और यहां से हम लोग पहले लाइफ प्रोसेसेस की तरफ बढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। समझ बात आई? यहां से हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, न्यूट्रिशन की बात करेंगे। और न्यूट्रिशन होता क्या है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ध्यान से समझना हम लोगों ने इसको कहां से कनेक्ट किया। पहले हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस मेंटेनेंस प्रोसेस है, उस मेंटेनेंस प्रोसेस को करने के लिए हमको खाना चाहिए,
और खाना हमको कहां से मिलेगा? न्यूट्रिशन से। समझ बात आई? और खाना चाहिए हमको, खाना खाना है, इसके साथ साथ में उसको पूरी तरह से अच्छे से इस्तेमाल भी करना है। तो इस वजह से यहां से किसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है? न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन बेसिकली है क्या? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। खाना लेना और उसको इस्तेमाल कर लेना, यही है न्यूट्रिशन। समझ बात आई? और न्यूट्रिशन में हम लोग लेते क्या क्या है ये ध्यान से समझो। न्यूट्रिशन में तुम पिज्जा खाओ, चाउमीन खाओ, बर्गर खाओ, चाट खाओ, टिकिया खाओ, मोमोज खाओ, बर्गर खाओ, फिर से रिपीट हो रहा, आलू पराठा खाओ, पनीर की सब्जी खाओ, गोभी मलाई, जो भी कुछ भी खाओ, तुम सिर्फ कुछ ही चीजें खा रहे हो गिनती के। वो क्या क्या खा रहे हो समझो। तुम बहुत खींच के खाओगे, कार्बोहाइड्रेट खाओगे, कार्बोहाइड्रेट। कितनों मीठा चीज खा लो, है ना, मलाई, रबड़ी, फलाना ढमकाना, सब चीज में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के साथ और तुम क्या खाओगे? फैट खाओगे। अब क्या दोस्तों, नहीं सर हम तो फैट नहीं खाते हैं, है ना, हम ये सब नहीं खाते हैं। मियोनिस निपटावत हो कि नहीं निपटावत हो? बर्गर में लगाए के उसमें क्या होता है बच्चा लोग? फैट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के साथ फैट। इसके बाद प्रोटीन आप खाते हो, क्या दो? प्रोटीन कैसे खाते हो? दाल पीते हो, राजमा की सब्जी खाते हो, सोयाबीन की सब्जी खाते हो, इस सब में क्या है? प्रोटीन है। अंडा खाते हो, प्रोटीन है। मीट खाते हो, क्या है? प्रोटीन है। समझ बात आई? हम तो नहीं खाते मीट, लेकिन मीट में क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इसके साथ साथ और क्या तुम लेते हो? तुम फल फूल खाते हो, है ना, फल। तो फल में दो चीजें बहुत होती हैं, एक विटामिन एंड मिनरल्स। समझ बात आई? क्योंकि फल में क्या होती है? विटामिन और मिनरल। इसके साथ साथ तुम दिन भर पानी भी पीते हो, और इसके साथ साथ एक चीज और लेते हो, रगेज। क्या दोस्तों, ये तो पहली बार नाम सुन रहे हैं। सलाद खाते हो कि नहीं खाते हो? खीरा, ककड़ी, प्याज, लहसुन, मिर्चा का, वो सब क्या है? रगेज है। समझ बात आई? जो तुम लोग खीरा उरा खा लेते हो, सलाद पूरी एक थाली सज के आती है तुम्हारे सामने, वो सब क्या है? रगेज है। और रगेज किस चीज में हेल्प करता है? रगेज हमारा हेल्प करता है खाने के डाइजेशन में। और ये सब न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन के छोटे भाई हैं, इस वजह से हम लोग इनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन बेसिकली है क्या? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, इसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। और न्यूट्रिशन में हम लोग क्या क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन का मतलब खाना लेना, उसको इस्तेमाल कर लेना। और एक टर्म यहां और यूज होता है, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड। समझ बात आई? तो न्यूट्रिशन क्या होता है? खाने को लेना, उसको इस्तेमाल कर लेना। और खाने में क्या क्या होता है? खाने में होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रगेज और वाटर। समझ बात आई? तो ये जो खाने का कंपोनेंट है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं कलेक्टिवली? न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। और न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रगेज और वाटर। अब सबका काम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमको क्या मिलती है? एनर्जी। प्रोटीन से क्या मिलता है? बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग, तुमने देखा होगा ना, एक से एक बॉडी बिल्डर होते, 6 पैक 10 पैक ऐप बना के घूमते हैं, वो सब प्रोटीन बहुत खाते हैं। विटामिन और मिनरल क्या है? प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड। और यहां पे वाटर जरूरी है ही है। और रगेज, ये किसमें हेल्प करता है? हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन। अच्छा, आपको 2-3 चीजें और बताते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट का सोर्स आप जानते हो। प्रोटीन आपको पल्सेस वगैरह से मिल जाती है। विटामिन और मिनरल कहां से मिलता है? फ्रूट से मिलता है। कभी आप लोगों को झुंझुनाने की समस्या हुई है कि हाथ झुंझुना रहा है या हाथ कांप रहा है? अगर हाथ वगैरह कांप रहा है ना, तो इस कंडीशन में ज्यादातर ये माना जाता है विटामिन की कमी होती है। समझ आता है? मेन चीज विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी होती है। समझ आता है? जब हाथ वगैरह कांपता है, क्योंकि विटामिन B9 और विटामिन B12 हमारे आरबीसी बनाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज विटामिन और मिनरल्स की बात हो गई। समझ बात आई कि नहीं आई? तो न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। और फूड के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ध्यान देना, फूड के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। और इसमें क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट आता है, प्रोटीन आता है, विटामिन आता है, मिनरल आता है, रगेज आता है, और साथ साथ में वाटर आता है। वाटर का काम क्या होता है? सारी चीजों को हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट करना, साथ साथ में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। अब क्या, जो शरीर का टेम्परेचर पानी कैसे मेंटेन करता है? पसीना निकलता है, पसीना उड़ता है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। समझ बात आई? तो इस तरह से जो पानी है, पानी किस चीज में हेल्प करता है? बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगली चीज हमको क्या पढ़नी है?
न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा अभी हमको और पढ़ना है। आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा हमको और पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है हमको न्यूट्रिशन के बारे में, ये समझो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में अगला हमको क्या पढ़ना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भैया सबका खाना खाने का तरीका अलग होता है, क्योंकि सबका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है तो हम दूसरी तरह से खाना खाएंगे, प्लांट का अलग है तो प्लांट दूसरी तरह से खाना खाएंगे। अब अगर प्लांट को तुम दौड़ा दोगे कि नहीं तो दौड़, है ना, दौड़ के जब खाना खाए क्या, तो प्लांट निपट जाएगा, क्योंकि दौड़ाओगे तो काटोगे उसको। और अगर इंसान है, इंसान को कहोगे एक जगह धूप में खड़े रहो, चिल्लाओ धूप 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 धूप, और तुम खाना बना लो, तो ऐसा इंसान में भी नहीं होगा। सब समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? तो सब में अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। बेसिकली हमको दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है। पहला कौन सा है, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। दूसरा कौन सा, हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों पढ़ना है, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक बेसिकली किस में दिखता है, प्लांट में दिखता है और बैक्टीरिया में दिखता है। अभी हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है, लेकिन अभी आप समझते जाओ, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जाओ जो कि एनसीईआरटी में दिया है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितना है, और जितना बता रहे सब कुछ एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी के सीरियल वाइज ही बता रहे हैं। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, प्लांट है और बैक्टीरिया है, ठीक है। और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जैसे फंजाई वगैरह आते हैं, इसके साथ साथ एनिमल आते हैं। तो फंजाई एनिमल किस में आते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। अब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको एक चीज और समझनी है कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। अब अच्छा देखो, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, प्लांट को अपना खाना जिस फॉर्म में चाहिए वो उस फॉर्म में बना लेता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी दूसरे से खाना लेते हैं। जैसे मान लो कि किसी इंसान ने अंडा खाया, तो अंडा में जो प्रोटीन है वो मुर्गी वाली है और हमको हमारी वाली प्रोटीन चाहिए। समझ बात आई? तुमने मान लो सब्जी खाई, सब्जी में कोई दूसरे तरह का विटामिन है, हमको हमारा वाला चाहिए। तो हम लोगों के पेट में, यानी हम लोगों की बॉडी में एक अलग सा सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम करता क्या है कि जो भी दूसरे वाला खाना होता है उसको हमारे वाले खाने में बदल देता है। यानी कि दूसरा का कार्बोहाइड्रेट उसको हमारा कार्बोहाइड्रेट बना देगा। जैसे आपने प्लांट खाया, प्लांट का आपने क्या खाया बबुआ लोग, स्टार्च खाया, लेकिन आपको क्या चाहिए, ग्लूकोज। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है। तो जब आप स्टार्च खाते हो तो आपके मुंह में एंजाइम होता है, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। तो यहां पे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और हमारे पास एक पूरा प्रोसेस होता है जिससे हम दूसरे का खाना किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपने वाले खाने में, जो कि हमको एक्चुअल में चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को बेसिकली कुछ चीजें पढ़ना है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। जैसे इंजेशन पढ़ना है, इंजेशन के बाद हमको डाइजेशन पढ़ना है, डाइजेशन के बाद हमको एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन के बाद हमको एसिमिलेशन पढ़ना है, एसिमिलेशन के बाद हमको एक्सक्रीशन पढ़ना है। समझ बात आई कि नहीं है? तो हमको ये सारी चीजें किसमें पढ़ना है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमको ये सारी चीजें यहाँ पे कवर करनी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म करने के बाद हमने क्या किया, हमने फूड से क्या निकाल लिया, एनर्जी। यानी कि ये पूरा न्यूट्रिशन खत्म करने के बाद, खाने होने को डाइजेस्ट करने के बाद हमको जो फाइनल चीज मिली वो क्या मिली, एनर्जी। और हमने एनर्जी को क्या किया, स्टोर किया। लेकिन जब हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो हमको एनर्जी चाहिए भी तो। समझ बात आई? ध्यान से समझना। हमने क्या किया, न्यूट्रिशन प्रोसेस से एनर्जी बनाया और एनर्जी को स्टोर कर लिया। क्लियर है ना? और एनर्जी को स्टोर किस फॉर्म में किया, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और अब एटीपी से एनर्जी हमको निकालनी है जब हमारे शरीर को चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर रुकना तो बर्दाश्त कर नहीं सकता कि पता चल शरीर की एनर्जी खत्म, शरीर रुक गई, फिर बाद में एटीपी डाल दो, फिर तुम भांगड़ा करने लगे, तो ऐसा नहीं होगा। समझ बात आई? तो एनर्जी हमारे शरीर को लगातार चाहिए, और एनर्जी हमारे बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एनर्जी रिलीज कैसे होती है, रिस्पायरेशन प्रोसेस से, रिस्पायरेशन। तो अगला जो लाइफ प्रोसेस हमको पढ़ना है बबुआ लोग, वो क्या पढ़ना है, रिस्पायरेशन पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो जो ले लो। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिस्पायरेशन, ठीक है। रिस्पायरेशन अब हम लोग देखते हैं। तो पहला लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन हो गया, दूसरा हम लोगों को क्या पढ़ना है, रिस्पायरेशन पढ़ना। तो पढ़ते हैं रिस्पायरेशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है,
रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड। यानी कि रिस्पायरेशन क्या होता है? रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। किसमें से रिलीज होती है? खाने से रिलीज होती है। और रिस्पायरेशन कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक। यहां एनर्जी रिलीज हो रही है, ध्यान देना, एनर्जी यहां क्या हो रही है? रिलीज। तो जहां एनर्जी रिलीज होती है वो कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक। ठीक है ना? तो रिस्पायरेशन कैसा है? एक्सोथर्मिक। फिजिकल प्रोसेस की केमिकल प्रोसेस? केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, केमिकल प्रोसेस। तो रिस्पायरेशन के बारे में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। कहां से रिलीज होती है? फूड से रिलीज होती है। रिस्पायरेशन कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और ये केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी कि इसमें चीजें, नई चीज का फॉर्मेशन होता है, पुरानी चीज ब्रेक डाउन करके। इसमें एक चीज और है, रिस्पायरेशन कैसी रिएक्शन होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। एनसीईआरटी आपकी लिखती है रिस्पायरेशन इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन, यानी रिस्पायरेशन में ऑक्सीडाइजेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। तो रिस्पायरेशन है क्या बच्चा लोग? रिस्पायरेशन है रिडॉक्स रिएक्शन। रिस्पायरेशन होता क्या? प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड। ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती खाने से, उसको क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। और रिस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक है, केमिकल प्रोसेस होता है और रिडॉक्स रिएक्शन होता है। केमिकल प्रोसेस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। समझ बात आई? और रिस्पायरेशन में आपको दो तरह के रिस्पायरेशन पढ़ने हैं इस चैप्टर में। पहला पढ़ना है एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन, इसके बारे में हम लोग गहन अध्ययन करेंगे आगे। ठीक है, रिस्पायरेशन एरोबिक और एनएरोबिक के बारे में। अच्छा, एक चीज आप लोगों को और बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, रिस्पायरेशन के लिए एक और टर्म तुम लोग यहां पे देखते होगे, ब्रीथिंग। और बहुत बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं हमारे पास, कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा रिस्पायरेशन ब्रीथिंग में फर्क क्या है। तो रिस्पायरेशन है प्रोसेस बाय विच एनर्जी रिलीज फ्रॉम फूड, और ब्रीथिंग सिंपल क्या होता है? टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग CO2, यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग का सिंपल सा मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन लेना, CO2 बाहर निकाल देना। यही सिंपल सा क्या है? ब्रीथिंग है। और ये कैसा प्रोसेस होता है? फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही? तो ये है रिस्पायरेशन की कहानी। और रिस्पायरेशन किस में होता है, कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह से होता है, ये सारी चीजें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ बात आई? अच्छा, अब यहां पे हमने रिस्पायरेशन तो कर लिया, एनर्जी रिलीज हो गई, लेकिन रिस्पायरेशन करने के लिए जैसे हमको ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन के साथ साथ में पूरे शरीर में एटीपी वगैरह पहुंचानी है ना? और साथ में हम लोग कुछ काम करेंगे तो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, कुछ खराब चीजें भी निकलेंगी। समझ बात आई? और हमने खाना खाया है तो हमको खाने को भी पूरे शरीर में पहुंचाना पड़ेगा। तो इस वजह से अब हमको किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो अगला लाइफ प्रोसेस हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, और स्क्रीनशॉट से अच्छा कॉपी पेन लो, उसको लिखते जाओ एक चीज अपने हाथ से, और एनसीईआरटी भी साथ में खोल लो। दोनों चीजें प्रॉपर वे में एक्सप्लेन हो रही है। ठीक है, ध्यान से समझना अगली चीज। अगला टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ना है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन हमको दो जगह देखना है। सबसे पहले हमको ट्रांसपोर्टेशन देखना है, किसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन किसमें देखेंगे? मल्टी सेलुलर।
इसको हमने अलग क्यों किया, इसको हमने इस वजह से अलग किया क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो काफी अलग अलग मेथड से होता है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आराम से छोटा है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो जाता है, जबकि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो बड़ा है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमको प्रॉपर एक पूरे सिस्टम की जरूरत पड़ती है जिससे कि हम लोग आसानी से जो ट्रांसपोर्टेशन है ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस कर सकें। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर होता है और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दोनों के जो ट्रांसपोर्टेशन का मेथड होता है, प्रोसेस होता है, दोनों में डिफरेंट होता है। सबसे पहले जानते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। इसमें सिंपल डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, इसमें सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो जाता है। और सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्टेशन क्यों हो जाता है ये समझो। द बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या द इंटायर बॉडी, ध्यान देना इस टर्म को, द इंटायर बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट with environment। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन में दो चीज है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पहला सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा ये है कि जो इनका पूरा पूरा शरीर होता है वो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है। कैसे ये समझो, ये जैसे अमीबा है, अमीबा से अगर कोई चीज अमीबा के अंदर आनी या कोई चीज अमीबा के बाहर जानी है तो ये किससे हो जाएगा, डिफ्यूजन से हो जाएगा। और साथ साथ में अमीबा का पूरा शरीर किसके कांटेक्ट में, एनवायरमेंट के कांटेक्ट में, तो इसको जहां से जो लेना होगा ये ले लेगा और जहां से इसको कोई चीज बाहर निकालनी होगी ये आसानी से बाहर निकाल देगा। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है और इसमें ऐसी हमको किसी चीज की जरूरत नहीं होती कि हमको इसके शरीर में खाने को सर्कुलेट करना है, वो आराम से सिंपल डिफ्यूजन से पहुंच जाता है एक जगह से दूसरी जगह। और दूसरी चीज इसका जो पूरा पूरा बॉडी होता है वो किसके कांटेक्ट में होता है, एनवायरमेंट के, तो जिसको जहां से जो चीज चाहिए वो वहां पे ले लेता है। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आराम से हो जाता है। साथ साथ में प्लांट, जो प्लांट होता है ना, प्लांट में भी आसानी से सिंपल डिफ्यूजन से चीजें हो जाती हैं, यानी चीजें ट्रांसपोर्ट हो जाती है प्लांट में भी सिंपल डिफ्यूजन से। कुछ जगह पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन ज्यादातर प्लांट में भी जो गैसेस वगैरह होती हैं है ना, जैसे ऑक्सीजन वगैरह, वो प्लांट में आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाती है सिंपल डिफ्यूजन से। रीजन इसका क्या है, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, और प्लांट की शरीर इतनी ज्यादा एक्टिव होती नहीं कि उसको लगातार एनर्जी की जरूरत पड़े। और दूसरा, प्लांट की जो इंटायर बॉडी सरफेस होता है वो भी किसके कांटेक्ट में होता है, वो भी होता है एनवायरमेंट के कांटेक्ट में। पत्ती को ऑक्सीजन चाहिए वो अपनी तरह से सांस ले लेती है स्टोमेटा की मदद से, स्टेम को ऑक्सीजन चाहिए वो लेंटिसेल से सांस ले लेगा, इसके साथ साथ में रूट्स को ऑक्सीजन चाहिए वो किससे सांस ले लेंगे, रूट हेयर से सांस ले लेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे जो सिंपल डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन से काम चल जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जबकि मल्टीसेलुलर में क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट इनफ, सिंपल डिफ्यूजन is not enough for transportation, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट इनफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन किसमें, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। क्यों, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस होता है ना, बिकॉज डिफ्यूजन इज स्लो प्रोसेस, डिफ्यूजन इज स्लो प्रोसेस। तो यहां पे क्या है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन काफी स्लो प्रोसेस होता है। इस वजह से यहां पे होता क्या है कि हमारी शरीर बहुत एक्टिव है और जितनी देर में हमारे शरीर, हमारे पूरे के पूरे बॉडी में चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी उतनी देर में क्या होगा, इंसान मर जाएगा। अब अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होना है हमारे लंग से हमारे पैर तक तो 2.5 साल लग जाएगा। अब इतने देर में काम थोड़ा चलेगा। तो इस वजह से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल डिफ्यूजन नॉट इनफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस होता है। और दूसरा एक और भी कारण है, ऑल सेल आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ऑल सेल आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एनवायरमेंट। ठीक है, जो हमारे पूरे सेल होते हैं वो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होते। जैसे स्टोमक है, अब पेट को सांस लेना, पेट ऐसे निकाल के थोड़ा बाहर करोगे, ले सांस एक इसके बाद अंदर। किडनी को सांस लेना, किडनी ऐसे बाहर निकाल के दो, लो ऑक्सीजन ले लो, ऐसा तो तुम करोगे नहीं, है ना।
क्यों? तो जो हमारे अंदर के सेल होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा नहीं होते, इस वजह से भी हमारा काम इससे नहीं चलने पाता। किससे नहीं चलने पाता? डिफ्यूजन से काम नहीं चलने पाता। क्या दूसरा, प्लांट में भी तो अंदर सेल होते हैं, प्लांट में बच्चा अंदर डेड सेल ज्यादा होते हैं, लेकिन हमारे में जितने भी सेल है कैसे लिविंग है और सब हाइपर एक्टिव है। लीवर को बाहर निकाल के थोड़ा ना कहोगे ले भैया सांस ले ले, और हमारे जो ऑर्गन उनको प्रोटेक्ट भी करना है तो उनका शरीर के अंदर ही रहना सही है। बात समझ में आई? तो इस वजह से हमको किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। ठीक है, तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं, ध्यान रखना हम लोग ह्यूमन के रिलेवेंट में बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या करता है? चीजों को आसानी से ट्रांसपोर्ट कर देता है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल डिफ्यूजन से काम चल जाता है, लेकिन क्योंकि इनका जो इंटायर बॉडी होता है वो किसके कांटेक्ट में होता है? एनवायरमेंट के कांटेक्ट में। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंसान होता है, इंसान में कैसे चीजें होती हैं? सिंपल डिफ्यूजन यहां इनफ नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और क्यों? क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? स्लो प्रोसेस होता है, और साथ साथ में हमारी पूरी सेल एनवायरमेंट के कांटेक्ट में भी नहीं होती, जिससे कि आसानी से यहां पे चीजें ट्रांसपोर्ट हो सके। तो फिर हमारे में ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है इसको देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट या लिख लो, इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। तो हमारे में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमारे में ट्रांसपोर्टेशन कहां से होता है? हमारे में ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू ब्लड। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में किसके थ्रू होता है? ब्लड। ब्लड क्या क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ऑक्सीजन बेसिकली कौन ट्रांसपोर्ट करता है? आरबीसी। खाना कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ऐसे डिसॉल्व फॉर्म में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है? डिसॉल्व फॉर्म में। डिसॉल्व फॉर्म, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। और वेस्ट मटेरियल भी कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जो यूरिया वगैरह होता है, यूरिया वगैरह को शरीर से बाहर कौन निकालता है? किडनी तो निकालता है, लेकिन इसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है किडनी तक? तो वो करता है हमारा ब्लड। ठीक है, और साथ साथ में ब्लड में प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में ज्यादातर पानी होता है, तो पानी भी ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड। तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे शरीर में वो कौन करता है? हमारा ब्लड। ठीक है, चाहे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो, चाहे फूड का ट्रांसपोर्ट हो, चाहे CO2 ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो। अब ऑक्सीजन हमारे शरीर को जल्दी जल्दी चाहिए, और ऑक्सीजन जल्दी जल्दी चाहिए, तो इस वजह से हमारे शरीर को किसकी जरूरत पड़ती है? हार्ट की। तो अभी हम लोग हार्ट के भी बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर को खाना चाहिए, इस वजह से हमारे शरीर में क्या आ जाता है? स्टोमक आ जाता है, यानी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है। और साथ साथ में ऑक्सीजन और CO2 के लिए हमारे शरीर में किसकी जरूरत पड़ती है? लंग्स की जरूरत पड़ती है। और जो वेस्ट मटेरियल इसको बाहर निकालना है तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? किडनी की। यानी कि अगर यहां से तुम इस चीज को अगर तुम समझ रहे हो ना तो बहुत बड़ी बात है। भगवान ने अपना स्ट्रक्चर इतना खतरनाक बनाया है कि अगर एक कोई चीज है तो उसके साथ दूसरी चीज जोड़ दी, उसके साथ तीसरी चीज जोड़ दी। एंड बायोलॉजी इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द थिंग्स। बायोलॉजी में आपको सब कुछ कनेक्ट करके पढ़ना है कि अगर कोई एक चीज हो रहा है तो उससे दूसरी चीज जुड़ी है, कोई दूसरी चीज हुई तो उससे तीसरी चीज जुड़ी है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो यहां पे ये सारी चीजें, ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल, और वेस्ट मटेरियल के लिए क्या बना दिया? किडनी। तो यहीं से हमारा जो अगला लाइफ प्रोसेस है वो लाइफ प्रोसेस निकल के आता है। वो लाइफ प्रोसेस हमारा क्या है? अगला लाइफ प्रोसेस है हमारा एक्सक्रीशन। तो बच्चा जो चौथे नंबर का हमारा लाइफ प्रोसेस है वो क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? ध्यान देना, इजेशन एक्सक्रीशन में फर्क है। इजेशन इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट, जो तुम किस में पढ़ोगे? जो तुम डाइजेशन में पढ़ोगे। जबकि जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजेनस वेस्ट, नाइट्रोजेनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। इट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और बच्चा अगली चीज ये समझो एक्सक्रीशन के बारे में, एक चीज और, यानी जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है हमारे शरीर में उसको शरीर से बाहर निकालना क्या होता है? एक्सक्रीशन। नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या होता है? यूरिया। ध्यान से समझना, हम लोग जो भी खाते हैं, एक बार समझ लो यूरिया कैसे बनता है। हम लोग खाना खाते हैं उसमें क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया से किस में कन्वर्ट होता है? अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में। कहां कन्वर्ट होता है? लीवर में। कौन सी साइकिल? यूरिया साइकिल। तो ध्यान से फिर से समझो,
हम लोग क्या लिए, नाइट्रोजनस वेस्ट लिए अमोनिया। अमोनिया किस में कन्वर्ट हो रही है, यूरिया। और अमोनिया से यूरिया कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, लीवर करता है, यूरिया साइकिल, ठीक है। तो यूरिया हो गया, और यूरिया को बॉडी बाहर कौन निकालता है, यूरिया फॉर्मूला NH2CO NH2। यूरिया को शरीर के बाहर कौन निकालता है, ये निकालता है हमारा किडनी। तो यहां से हमारा कौन सा सिस्टम आ जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और यही चार चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, और बहुत डिटेल में पढ़नी है, और बहुत बढ़िया से पढ़नी है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर की तरफ, और क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एक सेकंड आप लोगों को एनसीईआरटी निकाल लो। एनसीईआरटी निकालने के बाद जो है आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख लो। तो सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन एनसीईआरटी का निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि क्या निकल के आता है, रुको किताब निकाल ले तो बताते क्या निकल के आता है। देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर में आ जाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। सबसे पहला एनसीईआरटी का है, Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like human? यानी जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन से जो भी मल्टीसेलुलर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डिफ्यूजन से जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं पूरी होती। तो इसका रीजन क्या है, पहला रीजन डिफ्यूजन इज स्लो प्रोसेस, डिफ्यूजन इज स्लो प्रोसेस, ठीक है, डिफ्यूजन काफी स्लो प्रोसेस है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक तो डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस हो गया, काफी धीमे धीमे चलता है। दूसरा द होल सरफेस ऑफ बॉडी इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एनवायरमेंट, ठीक है। जो पूरा बॉडी सरफेस होता है वो किसके कांटेक्ट में नहीं होता, एनवायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होता। तो ये रीजन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। आउटसाइड रॉ मटेरियल हमको क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के साथ साथ प्लांट है तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, तो ये सारी चीजें चाहिए। अगला, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर फॉर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो सिंपल सा, लाइफ प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ, क्लियर है ना। और लाइफ प्रोसेस में लिख देना, एक्सक्रीशन हो गया, है ना, स्टार्टिंग से न्यूट्रिशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये चार लाइफ प्रोसेस अलग अलग हो गए। आई होप आपको यहां तक ये सब समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाओ रेगुलर अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।